हम दरवाज़ा बंद करके आराम से निकल सकते थे। तुमको बैठे बैठे नित नई बातें सूझती हैं। अभी तुमने हाउस फिजिशियन से इंटरकॉम पर बात की, वो ऊपर आएंगे तो कमरा खाली होगा, वो शुबे में पड़ जाएंगे। सुल्तान शाह ने मेरे इरादे से वाकिफ होते ही एतराज़ कर डाला। ज़रा सी देर में स्टेचर के साथ ही वापस चले जाएंगे। अहमक आदमी, निकल जाओ, मैंने तनक कर कहा। अगर हम लोगों की निगाहों में आने से बच सकते हैं तो हमें बचना चाहिए। होटल वाले कुछ भी समझें, वो अबरार की मुंतकिली को नहीं रोक सकते। सुल्तान शाह बादल नख्वास्ता मेरे साथ हो लिया। बटन दबाने पर लिफ्ट ऊपर आकर रुकी तो इसमें से स्ट्रेचर वाला जलूस बरामद हुआ। मुझे दूसरों से दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए ये काफ़ी था कि अव्वल खान के 2 आदमी मेल नर्सों के सफ़ेद लिबास में स्ट्रेचर उठाए हुए सबसे आगे थे। लिफ्ट की वापसी पर हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। सुल्तान शाह मुस्कुराते हुए बोला, इस वक्त हाउस फिजिशियन खन चक्कर बना हुआ होगा। शुक्र अदा करो कि मैंने चलते हुए दरवाज़ा मुकफ्फिल नहीं किया था, वरना इन लोगों पर वक्त पड़ जाता। होटल से निकलने से पहले हमने 5वीं मंजिल पर रुककर अव्वल खान वाले कमरे से सुल्तान शाह का बैग लिया, जिसमें दूसरी चीज़ों के साथ CST भी मौजूद थी। वहाँ अव्वल खान या सरवर की कोई चीज़ नहीं थी। वो दोनों STF के दरवेश थे जो बेसर सामानी की हालत में भी अपना गुजारा करना जानते थे। इनको होटल में मुख्तसर क़याम के लिए कोई चीज़ लाने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। अव्वल खान दिखावे के लिए अपने साथ जो कुछ लाया था वो अपने साथ ही ले गया था। कमरा नंबर 520 की चाबी होटल के काउंटर पर वापस देकर हम दोनों वापस निकले और घर रवाना हो गए। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होता चला गया, मगर मैंने अपनी जुबान बंद की हुई है। रास्ते में सुल्तान शाह ने उलझे हुए अंदाज में कहा, मैं खुद हैरान हूं कि तुमने अभी तक मेरा दिमाग चाटना शुरू नहीं किया। मैंने हंसकर जवाब दिया, बस रहम कर रहा हूं। मालूम है कि घर पहुंचते ही तुमको चिराग का सामना करना पड़ेगा, वहां मुझे भी अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने कोई जवाबी तबसरा नहीं किया। मेरा ज़हन अबरार के अगवा में उलझ गया था। उसको STF के आदमी तिब्बी इमदाद देने के बहाने उठा ले जाने वाले थे। वो दोनों चालाक नजर आ रहे थे कि उनका बातों के किसी जाल में फंसना मुहाल नजर आ रहा था। वैसे तो शहर में अबरार को लावारिस होना चाहिए था। अगर होटल वालों को यकायक उसकी खबर गिरी की फिक्र सवार हो जाती तो शहर के किसी अस्पताल में उसकी मौजूदगी का सुराग नहीं लगा सकते थे। अबरार के मुकाबले में सोनिया राजदारी के साथ काबू में आ गई थी। होटल में किसी को भनक नहीं मिल सकी थी कि उसके साथ क्या हुआ था। वो होटल के कैफे में मौजूद थी और इससे कुछ देर बाद वो गायब हो गई। होटल इंतजामिया के लिए अर्जुन के कत्ल के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर 3 मेहमानों का पुरस्रार अंदाज में गायब होना एक चैलेंज से कम नहीं था। हशमत का मामला सिर्फ इस वजह से जरा मुख्तलिफ था कि उसने गायब होने के बाद खुद फोन करके अपनी पोजीशन साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन से अपने खसूसी ताल्लुकात और फिर मुश्तबा अंदाज में यकायक रुपोशी इख्तियार करने की वजह से मकामी पुलिस की नज़रों में उसकी ज़ात बदस्तूर शकूक व शुबहात की जद में थी। इन लोगों के अंदर की कहानियां कुछ और ही थीं जिनका पुलिस को सिरे से कोई इल्म नहीं था। गजाला और वीरा को यह मालूम था कि ब्लैक कैट्स के चक्कर में हम दोनों की वो रात होटल में गुजरेगी। इनकी तवक्का के बरक्स सुल्तान शाह ने गेट पर गाड़ी रोककर हार्न बजाया तो अबरार से पहले वो दोनों गेट पर आ गईं। उनके चेहरों पर हैरत और मुसर्रत नाच रही थी। कैसा हैरान कुन इत्तेफाक है कि हमारे घर में STF का अबरार काम कर रहा है और हमारे एक दुश्मन ने भी होटल में ठहरने के लिए इसी नाम को अपनाया है। मैंने सुल्तान शाह से कहा, यह बात भी अभी अभी मेरे जहन में आई थी। खैर, सुबह मसला हल हो जाएगा, वो अपना नाम बता देगा। वो कुछ सोचकर अज खुद हंस पड़ा। वो अपने रो में मस्त रहने वाला मूडी आदमी था। मैंने उसकी हंसी के बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया। इस वक्त गजाला की मुसर्रत दीदनी थी। उसे यह मालूम था कि होटल में ब्लैक कैट्स की मौजूदगी का सुराग मिल जाने के बाद मैंने सुल्तान शाह को वहां बुलाया था। इन दोनों की मुश्तरका राय थी कि इस बार भारतीय एजेंटों से हमारा धुआंधार मुकाबला होगा, लेकिन हम दोनों रात गहरी होने से पहले घर लौट आए थे। इन दोनों के लिए यह नाकाबिले फहम सी बात थी। तुम्हारा तो होटल में शब बसरी का इरादा था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अंदर पहुंचने के बाद वीरा ने मुझसे सवाल किया। खेल तमाशा तवक्का से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो गया और हम लौट आए। मैंने सोफे पर नीम दराज होकर जवाब दिया, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो। काम खत्म होने के बाद भूख एकदम चमक उठी है। गजाला ने उसी लम्हे अबरार को आवाज दी। वो किसी हदायत के इंतजार में नीचे ही मंडला रहा था। गजाला उसे ब्रीफ करती हुई किचन में जा घुसी। मैं नहाने के लिए उठने का इरादा कर रहा था कि मेरे मोबाइल फोन पर अव्वल खान का फोन आ गया। वो रास्ते में था और मेरे बारे में जानना चाह रहा था। मैं अभी अभी घर पहुंचा हूँ, मूड है तो इसी तरफ आ जाओ, मैंने उसे पेशकश की। तुम थके हुए ऐसा ना हो कि मेरी आमद तुम्हारी तबीयत पर बोझ बन जाए। अब इन तकल्लुफात को छोड़ो, आराम के लिए लंबी रात पड़ी हुई है। सुबह देर तक सोकर मैं सारी कसर पूरी कर लूंगा। फिर मैं आ रहा हूँ, आकर ही बात करूंगा।
फोन बंद हो गया और मैं ये सोचता रह गया कि वो मुझसे क्या खास बात करने का इरादा लेकर आ रहा था। मैं शाम से नहाने के मूड में था। होटल में भी वो इरादा टल गया था। मैं तेजी से अपने कमरे में घुस गया ताकि अव्वल खान की आमद से पहले नहा धोकर ताज़ा दम हो सकूं। होटल की खुनक फिजा और आरामदेह माहौल में तवील वक्त गुजारने के बावजूद मैं इस वक्त उकताहट महसूस कर रहा था। अव्वल खान ने हमारे घर के बहुत करीब पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन किया था। मेरे गुसल खाने से बरामद होने से पहले घर की फिजा में उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। आज डैनी ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। मैंने नीम तैयार होकर अपने कमरे से निकलते हुए उसकी आवाज़ सुनी। इसने आज ब्लैक कैट्स को बेजान चूहों की तरह आसानी से घेर कर जिंदा पकड़ लिया। आज सुबह तक हमें कुछ पता नहीं था कि ब्लैक कैट्स कौन है और कहाँ हैं। अब तुम अचानक इनके पकड़े जाने की कहानी सुना रहे हो। वीरा ने बेअतबारी से कहा, यह समझ में न आने वाली बातें हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने ब्लैक कैट्स के धोखे में किसी लल्लू पंजू को पकड़कर बंद कर दिया हो। वो अचानक नहीं पकड़े गए। मैंने खाने की मेज का रुख करते हुए जवाब दिया। मेरे जहन में यह बात इब्तिदा से जमी हुई थी कि वो शहर के किसी होटल में रोपोश हैं। अर्जुन का किस्सा सामने आने पर वो होटल भी मेरी नजरों में आ गया। वहां मेहनत की गई जो आखिरकार बारावर साबित हुई। एक एक करके सब खाने की मेज पर आ गए। अव्वल खान किसी तकल्लुफ के बगैर हमारे साथ शामिल हो गया। क्या पकड़े जाने वालों ने यह इकरार कर लिया है कि वही ब्लैक कैट्स हैं? वीरा ने इस बार जरा मुहज्जब अंदाज में अपना बेहुदा सवाल दोहराया। इकरार या इनकार की नौबत नहीं आई। फिलहाल उन्हें पकड़कर बंद कर दिया गया है। सुबह देखा जाएगा कि वो दोनों क्या कहते हैं। अव्वल खान बोला, इनसे किसी बात पर उसके बगैर तुम मेरे ब्लैक कैट्स करार देने पर क्यों तुले हुए हो? वीरा ने अव्वल खान से पूछा। सबसे पहला और बुनियादी सुराग इस दिल वाली लड़की ने फराम किया था जो सलमा को रास्ते में नजर आई थी। अव्वल खान ने चंद सानियों की खामोशी के बाद कहा, उसे जहांगीर के घर में जाने पर आमादा करने वाले शख्स की पेशानी पर चोट का पुराना निशान था। यह हमारे एक दुश्मन की पहली पहचान थी जो सामने आई थी। डैनी की सारी कामयाबी उसी की मराहों में मिन्नत है। वीरा की तसल्ली नहीं हो सकी। सुल्तान शाह भी किसी हद तक इसके साथ था। वो दोनों अव्वल खान के साथ मगजनी करते रहे। मैं इत्मीनान के साथ अपनी शिकमपुरी में मसरूफ रहा। शायद वो सिलसिला दराज तर होता चला जाता, लेकिन जब अव्वल खान ने इन्हें एम्प्रेस मार्केट के पेशाब खाने में टाइम बम की तनसीब के बारे में बताया तो वीरा को मान लेना पड़ा कि होटल में गलत आदमियों को ज्यादती का निशाना नहीं बनाया गया था। अब तुम सबूत की तरफ आए हो। ऐसी हरकत कोई दहशतगर्द ही कर सकता है। वीरा ने एतराफ किया। हो सकता है इस तरह वो अर्जुन के कत्ल के खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकालना चाह रहा हो। अर्जुन इन दोनों का मुरब्बी और सरप्रस्त था। उसने इन्हें अपने होटल में ठिकाना फराम किया हुआ था। यह बात शायद इनको भी मालूम नहीं होगी कि अर्जुन को निक ने मरवाया है। गजाला बोली, यह राज शायद कभी ना खुल सके। मैंने उनकी बातों में हिस्सा लेते हुए कहा, हमें मालूम है कि उसे निक ने बहुत तेजी से मरवाया। वो फैसला निक का था, लेकिन वो खुद इस पर अमल नहीं कर सकता था। उसने यकीनी तौर पर हशमत से काम लिया। हशमत इस होटल में था। हो सकता है कि उसके गुर्गे होटल के आसपास मंडला रहे हों। हशमत ने निक की बात सुनते ही किसी चेले को हदायत की और उसने होटल में घुसकर अर्जुन को ठिकाने लगा दिया। हो सकता है कि हशमत अर्जुन के कत्ल से पहले होटल से निकल गया हो और यह बात किसी को याद न रही हो। इनकी सारी साजिशों का महवर फरेब और धोखे पर है। वो दुश्मनों के साथ साथ अपनों को भी फरेब देते हैं या इन पर एतमाद नहीं करते। अव्वल खान बोला, निक के जहन में एक बात आई और अर्जुन को रास्ते से हटा दिया गया। वो ना मारा जाता तो शायद वो होटल कभी टैनी की तवज्जो का मरकज न बनता। इन सबको निक ने मरवाया है। इस तरह तुम निक और ब्लैक कैट से हमदर्दी के मुर्तकिब हो रहे हो। मैंने उसे घूरते हुए कहा, यह हमदर्दी नहीं है। मैं इन लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि आजकल भारतीयों पर अमेरिकी एजेंसियों का कितना गलबा है। करीबी गठजोड़ में यही होता है। इदारे अपनी इनफरादियत खोकर दूसरों की मसलहतों के ताबे हो जाते हैं। मुझे हैरत है कि ऐसे हालात में भी ब्लैक कैट्स ने अपने असूल किसी न किसी हद तक बरकरार रखे और मेरे ये जहांगीर के घर का पता किसी और को नहीं दिया। मैंने सरसरी अंदाज में इन लोगों को बताया। शायद तुम्हें बताया नहीं गया कि सुबह के अखबारों में डैनी के खिलाफ अमेरिकी इश्तिहार आ रहे हैं। अव्वल खान ने इन तीनों की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, इश्तिहार आ रहे हैं? वीरा ने हैरत से पूछा। जब भी इनकी दुम पर पाँव पड़ता है ना तो वो इश्तिहार बाजी पर उतर आते हैं। मैंने ये बताना मुनासिब न समझा कि अव्वल खान के तबादले के लिए भी दबाव आना शुरू हो गया था। मैं खाने से फारिग हो चुका था। मैंने मेज छोड़ दी और किचन में हाथ धोकर ड्राइंग रूम में आ बैठा। जरा सी देर में एक एक करके सब वहीं जमा हो चुके थे। फोन पर मुझे अंदाजा हुआ था कि तुम मुझे कोई खास बात बताने के लिए आ रहे थे। मैंने दोबारा सिलसिला इकराम शुरू करते हुए अव्वल खान से पूछा। हाँ, उसने मुतरद्दिद अंदाज में कहा, फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, यहाँ सब अपने ही हैं। दरअसल निक का फोन आया था, वो तुमसे बात करना चाहता है। खूब, मैंने महजूज होते हुए कहा। उसने पहली बार ऐसी कोई कोशिश की है? अब तक मैं ही फोन पर उससे छेड़छाड़ करता रहा हूँ।
کل کی تلخ کلامی اور اس کے نتیجے میں ارجن کے قتل کے بعد اس کی یہ خواہش مانی خیز ہے؟ ویرا پوری اشتیاق لہجے میں بولی۔ میں خاک نہیں سمجھ سکا، سلطان شاہ پلکیں جھپکاتا ہوا بولا۔ ڈینی کے لیے اسے اول خان کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے ساتھ تمہاری عقل بھی معدے میں اتر گئی ہے۔ غزالہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ کل انہوں نے کرنل داور بن کر اس سے بات کی تھی؟ اس وقت تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ ویرا اپنی جگہ سے اچھل کر بولی، غنیمت ہے کہ آج تمہیں بھی سلطان شاہ کے کند ذہن کا اندازہ ہو گیا۔ غلطی میری ہے، اول خان نے متانت سے بات اپنے سر لے لی۔ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ وہ کرنل داور سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ جو بات ہونی تھی وہ ہو گئی، اب تم بلا وجہ سلطان شاہ کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ ویرا نے احتجاج کیا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے وہ مجھ سے کیا بات کرے گا؟ میں نے ویرا کی بک بک کو نظر انداز کر کے اول خان سے پوچھا۔ اس کا لہجہ اچھا نہیں تھا، وہ دھمکیاں دینے کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ اسے بلیک کیٹس کے انجام کی خبر تو ابھی نہیں ملی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ یہ بہت دیر پہلے کی بات ہے، اس وقت تک ایمبولینس والی بات طے نہیں ہوئی تھی اور وہ شخص شاید آزاد تھا۔ اس بارے میں اتنی سوچ بچار کی کیا ضرورت ہے؟ غزالہ بولی۔ آپ اسے فون کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ کسی کو کھا تو نہیں جائے گا؟ غزالہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سلطان شاہ نے متانت سے اس کی تائید کی۔ جب سے اس کے سر پر سے کچن کا بوجھ کم ہوا ہے، اس کی عقل چلنے لگی ہے۔ غزالہ اسے غصیلی نظروں سے کھور کر رہ گئی۔ سلطان شاہ نے اپنا بدلہ چکانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اچھا ہے کہ ہم سب یکجا ہیں، اسی وقت بات کر لو۔ اول خان کسی تاخیر کے بغیر غزالہ کا ہم نوا ہو گیا۔ چائے کا دور ہو جائے پھر بات ہوگی، اتنی دیر میں کھانا بھی ہضم ہو چکا ہوگا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا ہضم ہونے کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ ویرا نے برجستہ سوال کر ڈالا۔ یہ طبی مسئلہ ہے، کھانا کھانے کے بعد معدے کی طرف خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور دماغ سمیت دوسرے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، میں نے ناصحانہ انداز میں اسے بتایا۔ اس لیے ہر معالج کیلولے کی افادیت تسلیم کرتا ہے۔ کھانا ہضم ہونے کے ساتھ ساتھ سارے اعضاء اعتدال پر آتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہر عضو کو اس کے حصے کا خون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ان حکیمانہ باتوں کا وقت نہیں ہے، تم ابھی اس مردود سے بات کرو، ویرا نے اصرار کیا۔ یہ بات میں نے بھی کہیں پڑھی یا سنی ہے؟ اول خان نے ویرا کی بات اڑا کر میری تائید کی۔ تم کو یہ سب کس نے بتا دیا؟ پڑھی ہوئی بعض باتیں ذہن میں ہمیشہ کے لیے اٹک کر رہ جاتی ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک بات ہے۔ میں نے کہا، شاید اس لیے کہتے ہیں کہ پڑھنا ایک اچھی عادت ہے، مگر کمپیوٹر کی وبا نے نئی نسل میں پڑھنے کے رجحان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اول خان نے کن نکھیوں سے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ویرا کے مطالبے کی شدت سے بچانے کی کوشش میں بات سے بات نکال رہا تھا۔ یہ ایک عارضی بحران ہے جو اگلے 10-15 سالوں میں گزر جائے گا، میں نے گہری سنجیدگی سے اپنی رائے دی۔ مغرب اس بحران سے گزر چکا ہے، وہاں پڑھنے کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے اور اشاعتی ادارے خوب پھل پھول رہے ہیں۔ یہ وقت یہاں بھی لوٹے گا۔ یہ تم دونوں نے کیا بکراتیت شروع کر دی؟ ویرا وہ خشک گفتگو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ نک سے بات کر ڈالو۔ لو، چائے بھی آ گئی۔ سلطان شاہ نے اعلان کیا، اب اس کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا۔ میں چائے وائے نہیں پیوں گی، ویرا نے تنک کر کہا۔ ابھی تم سے نہیں پوچھا گیا، سلطان شاہ نے بزرگانہ انداز میں کہا، جب باری آئے تو نرمی سے انکار کر دینا۔ میرا خیال ہے کہ نک کو بلیک کیٹس کے بارے میں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویرا کے چراغ پا ہونے سے پہلے میں نے موضوع یک بیک بدل دیا۔ فون پر گفتگو ہوتی ہے تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اس کا جواب تمہاری ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے۔ اول خان نے جواب دیا، پچھلی بار ہم سب کا خیال تھا کہ تم کو کوبرا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر تم بات کرتے کرتے ایک جگہ اڑ گئے۔ میری دانش میں وہ بات بگڑ گئی تھی، مگر وقت نے آج ثابت کر دیا کہ تمہارا وہ فیصلہ اور موقف درست تھا۔ ایسا نہیں ہے، ویرا نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ جب آدمی کے ستارے یاوری کر رہے ہوں تو اس کے احمقانہ فیصلے بھی درست ثابت ہونے لگتے ہیں۔ یہ ڈینی کا نہیں، اس کے ستاروں کا کمال ہے کہ اس کا ایک الٹا فیصلہ درست ثابت ہو گیا۔ سلطان شاہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے آنکھیں دکھا کر اسے خاموش کر دیا۔ اس وقت ویرا نظر انداز کیے جانے کے بنا پر بری طرح کھسیا گئی تھی۔ اگر اس نے اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے میری ذات کو ہدف بنا لیا تھا تو اسے اس کا حق حاصل تھا۔ میری تم سے ایک غلط گزارش ہے، میں نے ہنستے ہوئے اول خان سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ درست نکلے، کہیں سے صوبراج کی 2-4 تصاویریں حاصل کر لو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ناک آگے سے طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ بالکل ہے، اول خان نے کسی توقف کے بغیر میری تائید کر دی۔ میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن اخباروں میں اس کی تصویریں چھپتی رہتی ہیں۔ آگے سے اس کی ناک خاصی خمدار ہے۔ حشمت کی ناک بھی بالکل ایسی ہی تھی، مگر تمہارے کسی آدمی نے یہ بات تمہیں نہیں بتائی۔ میں نے شکایت کی۔ میرے آدمی نے اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہوٹل کے عملے سے اسے جو کچھ معلوم ہو سکا وہ اس نے آگے بڑھا دیا۔ وہ لوگ ارجن کے قتل کے بعد سے حواس باغتا ہے۔ میرے آدمی نے جس سے بھی بات کی ہوگی سرسری انداز میں کی ہوگی،
वो कोई बाइख्तियार पुलिस वाला नहीं है। लोगों ने उसे टालने के लिए मोटी मोटी बातें बता दी। किसी को हशमत की नाक का ख्याल नहीं आया होगा। उसके नाक के बारे में तुम्हें किसने बताया? अव्वल खान ने मेरी शिकायत के जवाब में एक तवील वजाहत पेश कर दी। होटल की एक वेट्रेस ने यह तफसील बताई थी। मैं रवानी में कह गया, कोई औरत ही तुमसे खुलकर बात कर सकती है? वीरा को वो जला कटा फिक्रा सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं गजाला को भी यही समझाती हूँ कि वो औरतों से होशियार रहा करे। बिगड़ी हुई औरतों के लिए तुम्हारी बातें और हरकतें बहुत पुरकशिश होती हैं। अव्वल खान ने एक बुलंद आहंग कहका लगाया और बोला, अपनी दानिश में तुम डैनी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो, मगर यह हकीकत में इसकी तारीफ है कि यह अपने काम की औरतों को आसानी से मुतासिर कर लेता है। इसने वेट्रेस से बहुत अहम बात मालूम की है। अगर यह दुरुस्त साबित होती है तो फिर सोबराज का नाम हमारी लिस्ट पर आ जाता है। तुम ये काम कर ही डालो। इसकी एक तस्वीर में दाढ़ी मूछों का इजाफा करके होटल के अमले को दिखाओ, हर एक उसे हशमत के नाम से पहचान लेगा। मैंने कहा, इतने पुरयकीन हो तुम इस बारे में? अव्वल खान ने हैरत से पूछा, वैसे तुम्हारा एक अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ है। हशमत का फैसला आबाद का पता बिल्कुल फर्जी और बेसरोपा है। मेरा ख्याल है कि हशमत की नाक की बनावट इस वेट्रेस की बातों में सबसे ज्यादा अहम थी। मैंने उसके आखिरी फिक्र को नजरअंदाज करके जवाब दिया, फिक्र न करो, यह काम कल ही हो जाएगा। जुबानी तौर पर हुलिया पूछने फिरने के मुकाबले में तस्वीर दिखाना आसान काम है। अव्वल खान ने मुझे यकीन दिलाया। मैं मानती हूँ कि ये सब बातें बहुत आम है, मगर तुम मेरी बात को मुसलसल टाल रहे हो। यकयक वीरा ने संजीदगी से दखल अंदाजी की। हरगिज नहीं, मैंने तुम्हारी कौन सी बात टाली है? मैंने हैरत से पूछा। अगर तुम निक से फोन पर बात करने से डर रहे हो तो मुझे साफ बता दो। मैं इंतजार में अपना वक्त पर बात करने के बजाय अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। उसने बेजान और आजुर्दा आवाज में कहा। चाय खत्म हो चुकी है, अब आपको इसे देख लेना चाहिए, गजाला ने ताकीद की। मैंने हंसकर वीरा की तरफ देखा। जवाब में वो भी मुस्कुराने लगी। मैंने खामोशी से स्पीकर फोन अपने करीब सरका लिया। मैं नंबर मिलाने वाला था कि सुल्तान शाह 1 मिनट का नारा लगाकर उछल पड़ा। सबकी निगाहें बेसाख्ता उसकी तरफ उठ गईं। CSD मेरे बैग में पड़ी हुई है, इस वक्त लाइन डायरेक्ट है, उसने कहा और तेजी से अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। फोन की मेन लाइन हमारे कमरे से होकर आ रही थी। उसने अपने कमरे से CSD लाकर हमारे कमरे में फोन लाइन से जोड़ी और उसे ऑन करके चंद मिनट में लौट आया। इस ताखिर की जिम्मेदारी सुल्तान शाह पर है। इसे आते ही CSD छोड़ देनी चाहिए थी। मैंने वीरा से मुखातिब होकर कहा। वो कुछ नहीं बोली और मैंने निक के घर का नंबर मिला लिया। फोन उठाने वाला टॉम था। वो निक के साथ ही रहता था। मैंने उसे आवाज से पहचाना था। उसे मेरा नाम पूछना पड़ा। मैंने कर्नल दावर बनकर निक से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की और मुझे चंद सानियों के इंतजार की हदायत करके वो गायब हो गया। चंद सानियों के बाद निक लाइन पर आ गया। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं जो कहता हूं वो कर गुजरता हूं, उसने किसी तमहीद के बगैर कहा। मैं समझ गया कि उसका इशारा अर्जुन के अंजाम की तरफ था, मगर मैंने अनजान बनकर पूछा, तुम किस बात को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने तेजी से अर्जुन तक पहुंचने की कोशिश जरूर की होगी, उसकी आवाज उभरी। मुझे उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे उसके कत्ल की खबर मिल चुकी है। तुमने उसके साथ जुल्म किया है। वो तुम्हारे एतमाद का आदमी था। उससे ज्यादा करीबी आदमियों को तुम्हारी गिरफ्त से बचाने के लिए उसका मारा जाना जरूरी हो गया था। मैंने उसके बारे में तुम्हारे सामने जुबान खोलकर ऐसी भयानक गलती की थी जिस पर मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। तुम्हारे इस तक पहुंचने से पहले उसे रास्ते से हटा दिया गया। उसके अलमनाक अंजाम पर मुझे अब भी दुख है। उसे मारकर तुम किसे बचाना चाह रहे थे? मैंने अव्वल खान की तरफ देखते हुए चुपता हुआ सवाल का डाला।